ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर अभी शुरू करते हैं हम, जिसके अंदर में मैं बात करूंगा आप लोगों से टाइप ऑफ डायोड्स को लेके। पिछली जो क्लास रही थी उसके अंदर में मैंने आपसे डायोड का जितना भी कंसेप्ट था उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते थे वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किया होगा, और प्रीवियस जो गेट के पेपर आए हुए हैं उसके अंदर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपने लगाने की कोशिश की होगी। जो नोट्स थे वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उन नोट्स को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो टाइप ऑफ डायोड्स के अंदर में आता है वो मैं एलईडी के बारे में बात करते हैं। एलईडी की जो फुल फॉर्म आप लोगों से कई बार पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। आजकल तो इनका ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लाइट एमिटिंग डायोड। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यार ये लाइट एमिटिंग डायोड है, तो लाइट एमिटिंग डायोड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो लाइट को एमिट कर रही होगी। पहले इसके मैं बेसिस पर बात करूंगा कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो ये काम करती है, जो इसका प्रिंसिपल आप लोग यूज करेंगे दैट विल बी फोटो ल्यूमिनेंस के नाम से आप इस प्रिंसिपल को जानते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हम जानेंगे इलेक्ट्रो, यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रो, यानी कि जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास करेंगे तो ये ल्यूमिनेंस करेगी, यानी कि ये अपने अंदर से लाइट को पास करेगी, ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो भैया इसका प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर में हम जब करंट उसके अंदर पास करेंगे तो हमारे पास में लाइट के फॉर्म में ये जनरेट हो जाता है। अब ये क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर आती है, कहाँ से ये सारी कहानियाँ शुरू होती हैं। तो आपको मैं जर्नल इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि जो एलईडी होती है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो एलईडी को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से, मान लो ये मेरे पास में एक जंक्शन है, पी एन जंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिपेंड करता है कि हम किस तरह से डोपेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर किस तरह से हमने डोपिंग यूज़ करी अपने पी टाइप या एन टाइप की लेकर। तो यहाँ पर मैंने कहा पी है और यहाँ पर मेरे पास में एन टाइप का है। अब मैं इसको क्या करूँगा, फॉरवर्ड बायस कर दूंगा। तो फॉरवर्ड बायस का आप लोगों को सबको अच्छे से पता है कि मैं पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो आपको जानकारी है कि भाई यहाँ से जो, यानी कि पी टाइप से क्या रहेंगे, मेरे पास में होल्स जो रहेंगे वो यहाँ से एन साइड में जाने की कोशिश करेंगे और किससे पास होते हुए जाएंगे, ये जंक्शन के पास से होते हुए जाएंगे। उसी तरह से जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एन के अंदर में आप लोगों को जो मिलेगा वो क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, एन से पी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर दोनों क्या कर रहे होंगे, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंक्शन से पास हो रहा है और यहाँ पर आपके पास में जो होल था वो भी इस जंक्शन से पास होता हुआ जा रहा है। तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो जंक्शन है वहां पर इन दोनों का क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर से टर्म यूज करूंगा कि पी से जो मेरे पास में होल जो मेजॉरिटी कैरियर था वो एन साइड में जा रहा है और एन जो मेरे साइड, एन का जो एन सेमीकंडक्टर है वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों जंक्शन से पास हो रहे होंगे तो जंक्शन के जैसे पास से गुजरेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों को रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और रिकॉम्बिनेशन होने से वहां पर क्या जनरेट होगी, वहां पर जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। और जो एनर्जी यहां से रिलीज होगी वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, वो लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच एफ से। एच मेरे पास में क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है और एफ होता है किस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां से जनरेट होती है। फिर से फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वहां पर रेड कलर की लाइट जनरेट होगी, इंडिगो कलर की जनरेट होगी, वायलेट कलर की जनरेट होगी या फिर येलो कलर की, जैसा भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट होगी। जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज करेगी, जितना भी हम एनर्जी यहाँ से रिलीज करवाना चाहेंगे, यानी जो हमारे पास में डोपेंट होंगे जिसके साथ में हमने उनको डोप किया होगा, ये उसके ऊपर में डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का कलर यहाँ से जनरेट होने वाले। चलिए, तो छोटी छोटी बातें थी। अब मैं बात करूंगा कि किस तरह से हम जो एलईडी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने इसका बेसिक समझ लिया होगा, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि होल और जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है दोनों का जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, वो मेरे पास में लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है और इसीलिए हम बोलते हैं इसको एलईडी। और कहां पर जनरेट होती है भाई, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये मेरे पास में जंक्शन के ऊपर में रिलीज होती है एनर्जी, जंक्शन पे इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये आपने प्रिंसिपल समझ लिया, ये इसका स्ट्रक्चर बेसिक देख लिया। अब हम इस डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमारे सर्किट के अंदर में अगर इस तरह की डायोड हमें दे दी जाए तो कैसे हम पहचानेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो हमारे पास में डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो कुछ इस तरह का रहता है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास में जो जंक्शन बना हुआ है यहाँ से आपको लाइट एमिट करवानी है। तो ये फॉर्म में आप जब रिप्रेजेंट कर देंगे और तो हम बोलेंगे कि मेरे पास में किसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एलईडी को रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड के नाम में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए, दूसरी चीज होगी मेरे पास में। तीसरी चीज की मैं बात करूंगा यहाँ पर आप लोगों के साथ में कि ल्यूमिनेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई इसके अंदर में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जब इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया है तो इस सर्किट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ आप लोगों के साथ, तो ये मेरे पास में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। दूसरा, ये डायोड जो होगा इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया तो इसके दोनों तरफ हमने क्या, एक वोल्टेज लगाई है जिसको हमने VD से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने इसके जंक्शन के अक्रॉस में जो वोल्टेज डेवलप होती है। और ये मेरे पास में हो गया, इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू
जो भी यहाँ पर हमने V वोल्टेज इसके अक्रॉस लगाई हुई है। तो जो ये रेजिस्टेंस इसके अंदर में डेवलप हो जाता है, जिसको हम जानते हैं ल्यूमिनेटिव रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RS से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो यही मेरे पास में इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में LED है तो मुझे ये भी इसका रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, अब इसके जो करेक्टरिस्टिक होती हैं कि कैसे हमारे पास में VI करेक्टरिस्टिक का यूज़ करते हुए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी डायोड का। जैसे हम कोई भी कंपनी होती है तो उसकी बैलेंस शीट हमें पढ़नी पड़ती है, उसी तरह से अगर कोई भी एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले रहे तो मुझे उसके डेटा शीट देखनी पड़ती है, यानी कि मेरा वो पर्टिकुलर डिवाइस है वो किस तरह से बिहेव करेगा, कितनी वोल्टेज उसको दूंगा, कितना करंट उसको प्रोवाइड किया जाए, तो वो इस तरह से बिहेव करता चला जाएगा। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसके जब कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है, तो यहाँ से जैसे जैसे हम इसके अंदर वो वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, मान लो ये मेरे पास में प्लस VD से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ही काम करती है। अगर मैं इसको रिवर्स बायस कर देता हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड है, यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे कि जब भी हम किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब जो हमारे पास में LED होती है तभी वो काम करती है। रिवर्स बायस अगर उसको कर देंगे, मान लो मेरे पास में जो डायोड है इसको मैं लाइट एमिटिंग डायोड है तो इसको रिवर्स बायस कर दूंगा, यानी कि P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा और N है उसको मैं P से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास में जो नॉर्मल डायोड है उसकी तरह से बिहेव करना शुरू कर देगी। यानी कि मुझे अगर इसकी डेटा शीट या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है तो पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, यानी कि किस करंट पे, किस वोल्टेज पे कितना करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसके अंदर में वोल्टेज बढ़ाते चले गए, जो यहाँ पर डायोड आप लोगों को गिवन है इसके अंदर में वोल्टेज बढ़ाते चले गए। फॉरवर्ड बायस हमने इसको किया हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस हमने कर दिया भाई। चलिए, तो और इसके अक्रॉस में VD मैंने वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करता जा रहा हूँ, तो VD जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो ये जो करंट इसके अंदर में, अभी कोई इसके अंदर में करंट फ्लो नहीं हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी कट इन वोल्टेज आएगी तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा। यहाँ ऊपर क्या रहेगा, मेरे पास में फॉरवर्ड करंट होगा, जो फॉरवर्ड करंट इसके अंदर में फ्लो करेगा दैट विल बी इन मिली एम्पियर फॉर्म, मिली एम्पियर की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वोल्टेज मेरे पास में जो ये डायोड होती हैं, अभी बात करेंगे किस किस मटेरियल की यहाँ पर हम डिजाइन करते हैं, तो ये नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है ये आपको गैलियम आर्सेनाइड की जो डायोड बनी है, जो LED बनी है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक गिवन हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में जो आपको बेसिक ये समझ में आ गया कि किस मटेरियल से बनाई जाती है, कैसे हमारे पास में ये LED का जो फॉर्मेशन होता है और कैसे हमें इसको कितनी वोल्टेज इसके अंदर में प्रोवाइड करनी होती है। अब छोटी सी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी यहाँ पर आप लोग को यूज़ करना है, जो भी मटेरियल यूज़ करना है, उसकी एक सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट बैंड गैप रखता हो। डायरेक्ट बैंड गैप का मतलब है कि मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मेरे पास में है, तो ये इसका ग्राउंड लेवल है और ये इसकी क्या है, मेरे पास में एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट होने के कारण में जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पर रहना नहीं चाहता, ये चाहता कि अपनी ग्राउंड स्टेट पर चला जाए। पहले हमने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, अब ये वापसी लौट कर नीचे आना चाहता है, यानी कि वो रिकम्बाइन होना चाह रहा है। तो ये रिकम्बाइन होने के लिए क्या करेगा, यहाँ से अपने इस पर्टिकुलर एक्साइटेड लेवल से डायरेक्टली अगर ग्राउंड लेवल पर आ रहा है तो हम बोलते हैं कि मेरे पास में क्या हो गया, डायरेक्ट बैंड गैप हो गया मेरे पास में। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास में लेवल है, ये दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है, इलेक्ट्रॉन जो था मेरे पास में यहाँ पर एक्साइट होकर इस पर्टिकुलर लेवल पर चला गया, हायर एनर्जी लेवल पर चला गया, जब मैंने उसको एक्साइट किया है टेम्परेचर के थ्रू हमने उसको एक्साइट किया। अब पहले केस के अंदर में क्या करता है, ये इस लेवल से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मेरे पास में पहुंचेगा, फिर दूसरे लेवल पर क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर जो मीडियम लेवल है, जो हम बोले कि इंटरमीडिएट लेवल है, यहाँ से ये जंप होते हुए नीचे की साइड में आएगा और यहाँ से क्या होगा, एच म्यू की जो फ्रीक्वेंसी रिलीज होती आ जाएगी। तो आप लोग देखेंगे कि सॉरी यहाँ पर लाइट जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, तो ये एच म्यू यहाँ पर जो रिलीज कर रहा है, तो ये कैसे आया, यहाँ पर पहले इस लेवल पर आया जो इसका इंटरमीडिएट लेवल था, फिर यहाँ पर आया। तो ऐसे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास में एलईडीज होते हैं, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये कि जो भी आपकी एलईडी होती है किस मटेरियल से बनती है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए कि ये सारी हमारे पास में डायरेक्ट बैंड गैप से जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके थ्रू बनाई जाती है ये। तो डायरेक्ट बैंड गैप में कौन कौन से आते हैं, मेरे पास में गैलियम आर्सेनाइड आता है, फिर हम दूसरे की बात कर लें तो गैलियम फॉस्फोरस भी इसके अंदर में हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, बहुत सारे इसके अंदर में हम बात करें तो नेक्स्ट इसके अंदर में देख लेंगे तो गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट भी इसके अंदर में यूज़ करते हैं, और तीसरा मेरे पास में गैलियम फॉस्फेट। ये तीन तरह के मेरे पास में जो डायोड्स होती हैं वो डायरेक्ट बैंड गैप के रूप में हम यूज़ करते हैं, इन्हीं के थ्रू हम यूज़ करते हुए हमारे पास में एलईडी की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर में आपका क्वेश्चन जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, पहली चीज़ तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो यहाँ पर आप लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी है, तो करंट जो होगा एक कट इन वोल्टेज के बाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा इसके अंदर में जो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना था कि जब भी हम डायोड होगा उसको हम रिवर्स बायस कर देंगे तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगी वो, लेकिन उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो लाइट एमिटिंग डायोड बन जाएगी। लाइट एमिटिंग डायोड क्यों बनेगी, क्योंकि इधर से होल और यहाँ
से इलेक्ट्रॉन दोनों जाएंगे और वहां पर क्या होने की कोशिश करेंगे, एक जगह पे रिकम्बाइन होने की कोशिश करेंगे। और रिकम्बाइन कहां पर होंगे, ये जंक्शन के पास में रिकम्बाइन होते हैं, इसलिए वहां पर लाइट जो होती है वो एमिट हो जाती है। ओके, अब देखो इसकी छोटी छोटी क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम के अंदर में और पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को देखा होगा कि जितनी भी लाइट है वो कहां पर कंसंट्रेटेड है मेरे पास में, इसके जंक्शन के ऊपर में कंसंट्रेटेड है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब ये फैब्रिकेटेड मेरे पास में डायरेक्ट बैंड गैप से हम इसका यूज करते हुए चलते हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट हमारे पास में जो लेवल आता है वो ये पूछा जाता है कि जो भी मेरे पास में एलईडी जो यहाँ पर लाइट एमिट कर रही है, ये मेरे पास में लाइट जो है यहाँ से एमिट होते हुए जा रही है, तो लाइट जो एमिट हो रही है किस स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में जाएगी है, तो आपको जानकारी है कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास में, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास में जो हमारे पास में लाइट होती है, इसको हम बोलते हैं कि ये मेरे पास में विजिबल रीजन है। इससे ऊपर वाला मेरे पास में इंफ्रा है और इससे नीचे वाला इससे नीचे वाला मेरे पास में इंफ्रारेड है और ऊपर वाला मेरे पास में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। तो ये हमारे पास में जो रीजन्स होते हैं इसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एलईडी जो यहाँ से लाइट एमिट कर रही है वो किस फॉर्म में करेगी भाई, मैक्सिमम तो ये किस फॉर्म में करती है, मैक्सिममली ये अपनी विजिबल रीजन के अंदर में जो हमारे पास में विबग्योर बनता है, विबग्योर जो बनता है उसके फॉर्मेशन के, यानी कि जैसे हमें वायलेट लाइट चाहिए, इंडिगो लाइट चाहिए, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसा भी हमें चाहिए, हम डिपेंड करेगा कि कितना करंट उसके अंदर में दे रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी लाइट जो है इन कलर्स के अंदर में एमिट करता हुआ चला जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोग को ये बनता है। दूसरा, क्या ये इंफ्रारेड के अंदर में भी अपनी लाइट को एमिट करता है? बिल्कुल जी, इंफ्रारेड के अंदर में भी मेरे पास में जो है ये इनविजिबल रीजन के अंदर में, क्योंकि विजिबल रीजन में भी करता है और इनविजिबल रीजन में भी। अब इनविजिबल रीजन मेरे पास में इंफ्रारेड का भी है और मेरे पास में अल्ट्रावायलेट का भी है, लेकिन जो एलईडी है वो प्रीफर करती है कि इसके अंदर में इंफ्रारेड का जो मेरे पास में एमिशन होता है। इंफ्रारेड में कौन कौन सी होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो टीवी का रिमोट है या फिर डीटीएच का रिमोट है, डिश टीवी का रिमोट है, तो उसके अंदर में आगे के जो होता है वहां पर एक छोटा सा एलईडी लगा होता है, वो बेसिकली हमारे पास में इंफ्रारेड एलईडीज होती हैं, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस वहां से जो रिलीज करती हैं या फिर हम कहीं एमिट करती हैं, जो कि आपके डिवाइस के अंदर में उसका रिसीवर लगा होता है, वहां पर जाकर वो उसको ऑपरेट करती हैं। तो यहाँ पर आपके पूछ लिया जाए कि किस और फॉर्मेशन में रिलीज करती है। अगर इंफ्रारेड के रीजन के अंदर बात करें, जो मेरे पास में इनविजिबल रीजन की बात करूं, तो इनविजिबल रीजन के अंदर में ये इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं उनको यहाँ से ये रिलीज कर रही थी। इसका एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया कि कहाँ पर इसका हम यूज करते हैं, जो हमारे रिमोट्स होते हैं उनके अंदर में हम इसका यूज कर लेते हैं। देखिए अब जो कलर यहाँ पर अलग अलग कलर, मैंने कहा कि विबग्योर जो है वो अलग अलग कलर यहाँ पर इसके अंदर में रिलीज करवाने मेरे को, तो मुझे कौन सा इसके अंदर में कलर रिलीज होगा कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि ये किस वेवलेंथ, जो इसकी वेवलेंथ के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूं कि एलईडी के चैप्टर से जो पूछा जाता है इसी के ऊपर में क्वेश्चंस पूछते हैं कि लाइट जो है यहाँ से एमिट हो रही है भाई। अब यहाँ से लाइट एमिट हो रही है तो आपको पता है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रहेगी। अगर मैं वेवलेंथ को डिफाइन कर दूं, जैसे वेवलेंथ का मुझे पता है कि 630 के आसपास में रिलीज होगी, तो यहाँ पर ये रेड कलर देगी। अगर ये 530 के आसपास में, 534 के आसपास में होगी तो मुझे ये ब्लू कलर रिलीज करेगी। इसी तरह से ग्रीन का भी, इंडिगो का भी, वायलेट के हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो उस वेवलेंथ को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो इसको वेवलेंथ को फाइंड आउट करने का तरीका आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू लैम्बडा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1.24 डिवाइडेड बाई मेरे पास में जो एनर्जी गैप होता है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हुए। और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो वेवलेंथ यहाँ पर आएगी वो आप माइक्रोमीटर में निकलकर आप लोगों के पास में आने वाली है। ओके, चलिए अब बात कर लेता हूं मैं कि अगर मेरे पास में फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड बात करें तो आपको जानकारी होगी कि लैम्बडा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C/F से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे कैसे भी आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके बताओ, या फिर आप लोगों से पूछ ले कि वेवलेंथ बताओ, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। वैसे आप लोग यहाँ पर 1.24 डिवाइडेड बाई EG, ये जो मेरे पास में एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप का मतलब है कि ये मेरे पास में लेवल था, ये मेरे पास में ग्राउंड लेवल है और ये मेरे पास में एक्साइटेड लेवल थी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से उठकर यहाँ पर चला गया और जब ये लौट कर वापसी आ रहा, तो ये बैंड गैप कितना है, ये जो एनर्जी इसको दी गई थी ऊपर तक पहुँचने के लिए, तो इसी को हम एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। तो ये जो यहाँ से रिलीज होगी एनर्जी या वेवलेंथ जो रिलीज होगी वो डिपेंड करेगी मेरे पास में इस एनर्जी बैंड के ऊपर में। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी द गिवन वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर
डायोड जो मेरे पास में एलईडी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में डिपेंड करता है, पहली तो आपको समझ में आ गया कि बैंड गैप के ऊपर में डिपेंड करता है, यानी कि ईजी के ऊपर में डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपने क्या कंसंट्रेशन जो यूज़ करी है, जो आपने डोपेंट यूज़ करे थे इसके अंदर में, उनकी क्या कंसंट्रेशन इसके अंदर में रखी है, यानी कि आपने एक्सेप्टर आयन रखे हैं Na, और जो मेरे पास में डोनर आयन थे उनकी क्या कंसंट्रेशन है, तो उसी के बेसिस पे भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि किस तरह का इसका एनर्जी रिलीज करेगा, किस तरह की ये वेवलेंथ यहाँ पर रिलीज करेगा। ओके, अब देखो एलईडी जो होती है, तीसरी पॉइंट आप लोग को जो इसके अंदर में ध्यान रखना है कि एलईडी बेसिकली जो मैक्सिममली हम बात करें तो वो गैलियम आर्सेनाइड की जो होती है इन्हीं के थ्रू यहाँ पर डिज़ाइन की जाती है। तो ये जो होती है, क्योंकि हमारे पास में मैक्सिमम इनको इंफ्रारेड के अंदर में यूज़ करना होता है, जो आपके बात करें कि रिमोट हो गए या फिर आपके जो डिवाइसेस हो जाते हैं उसके अंदर में हम इसका यूज़ करते हुए चलते हैं। चलिए, अब कुछ लोग को दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हमारे पास में जो डायोड्स होती हैं क्या हमेशा वो डायरेक्ट बैंड गैप से बनती है? जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप उनको इनडायरेक्ट बैंड गैप से भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप से भी बन सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर में क्या करना होता है, जो डोपिंग होती है वो हमें कंट्रोल्ड डोपिंग इसके अंदर में फॉलो करनी पड़ती है। कंट्रोल डोपिंग का यूज़ करते हुए हमें इनका जो इनडायरेक्ट बैंड गैप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके थ्रू भी हम एलईडी को डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसके ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके अंदर में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कोई भी डायोड है वो अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी का प्रोवाइड करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलईडी जो होती है, अगर मेरे पास में ये एक एलईडी जो है, ये इसके अक्रॉस अगर ये IF जो करंट है ये अगर 20 मिली एम्पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछा जाता है, आपके PSUs के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20 मिली एम्पियर जब करंट इसके अंदर में फ्लो करता है तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो एलईडी है वो यहाँ पर क्या शो करेगी, अपनी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो मैक्सिमम लाइट ये एमिट कर सकती है वो यहाँ से अपना एमिट करेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल दो या फिर मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी बोल दो। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 0 से 20 तक आपने फ्लो करवा दिया, अब ऐसे कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है कि मैं 20 मिली एम्पियर तक की करंट को फॉलो करवाऊंगा। अगर मैं इसको 20 मिली एम्पियर से आगे फ्लो करवाना शुरू कर दूं तो भाई इसके अंदर सर्किट के अंदर में, क्योंकि मेरे पास ही तो है सारा कुछ, इसका जो कंट्रोल है, यहाँ पर मेरे पास में वोल्टेज है, ये मैंने वोल्टेज लगा रखी है, वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, इसके अंदर से करंट जो है चेंज होता जाएगा। अगर मैं इसको 20 मिली एम्पियर से ऊपर करंट कर दूं तो बिल्कुल भाई 20 मिली एम्पियर से करंट आप फ्लो इसके अंदर में करना शुरू कर दोगे तो जो इसकी ब्राइटनेस है ना वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डल होनी शुरू हो जाएगी, यानी इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुंचेगी एक बार, और मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुंचने के बाद में क्या करेगी, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती आ जाएगी। तो 20 मिली एम्पियर एक ऐसा जो सैचुरेट वैल्यू बोल लो कि जिसके ऊपर में जाके अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूँ कि जो मेरे पास में मैक्सिमम एफिशिएंसी और जो टेम्परेचर के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मेरे पास में करंट जो है उसको मैंने 20 मिली एम्पियर से करंट जो मेरे पास में ज़्यादा कर दिया तो जंक्शन के ऊपर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में जो कलर होता है वो डल आना शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे 20 मिली एम्पेयर से ऊपर इसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग इसके अंदर में याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर में आप लोग याद रख सकते हैं कि एलईडी को हम प्रीफर क्यों करते हैं। अब तो अभी तक हमने बात करी थी एलईडी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अब एलईडी को हम प्रीफर क्यों करते हैं। एलईडी का सबसे ज़्यादा प्रीफर करने का रीज़न एक ही है कि इसकी जो होती है वो लार्ज लाइफ होती है। लार्ज लाइफ मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो कितने आवर्स होंगे, 1 लाख आवर्स जो होते हैं, इतने टाइम तक ये एक एलईडी जो है वो चल सकती है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा कि घरों के अंदर में भी हम एलईडी को लगाना प्रीफर करते हैं, रीज़न बिंग कि वो उसका ऑपरेटिंग लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 1 लाख घंटे से ऊपर तक भी वो चल सकती है, प्लस आवर्स होते हैं। दूसरा इसका जो कट इन वोल्टेज की अगर कोई आप लोगों से पूछ लिया जाए कट इन वोल्टेज कितनी होती है, तो कट इन वोल्टेज इसके अंदर में होती है 1.3, टिपिकल वैल्यू 1.3 से लेकर 1.45 वोल्ट तक ये जो कट इन वोल्टेज है, यानी कि इसके बाद में करंट इसके अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाता है, और डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का डोपेंट भी इसके अंदर में यूज़ किया है। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर में पूछ लिया जाए कि जो एलसीडी पहले यूज़ करते थे, जो लिक्विड क्रिस्टल डायोड्स होती थी उसके अंदर में और एलईडी के अंदर में क्या डिफरेंस रहता है। तो इसके अंदर में आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर मैं एलईडी और एलसीडी को कंपेयर करता हूं तो एलसीडी जो होती है उसके अंदर में पावर कंजप्शन जो होती है वो लेस होती है, पावर डिसिपेशन जो होती है उसके अंदर में कम होती है। तो और इसके अंदर में एलईडी के अंदर में पावर डिसिपेशन
इसके अंदर में पावर जो कंजप्शन अगर बात करूँ तो ये मेरे पास में हायर लेवल पर इसके अंदर में एलईडी के अंदर में पावर कंजप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इनके अंदर में एलसीडी और एलईडी के अंदर में डिफरेंस है। बस जितने भी आप लोग के क्वेश्चंस बन सकते थे एलईडी को लेकर मैंने बात कर ली है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों को लैम्डा यानी कि उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए पूछा जाता है। तो किस फ्रिक्वेंसी की होगी, किस वेवलेंथ का होगा, तो आपको फॉर्मूला यूज करना 1.24 डिवाइडेड बाई एजी आप लोग को यूज करना है। डायरेक्ट इससे आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डायोड को लेकर। इसकी कुछ एप्लीकेशंस और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि पहली जो एप्लीकेशन आप इसके अंदर में यूज़ करेंगे तो जो आपके रिमोट्स होते हैं, टीवी रिमोट हो गए, एसी रिमोट हो गए, हर जगह पर यूज़ होता है। दूसरा ये डिस्प्ले डिवाइस, आजकल आप लोगों ने देखा होगा टीवी जो होते हैं वो भी हमारे पास में एलईडी जो टीवीज होते हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तीसरा इसके अंदर में होती है कि ऑप्टोकपलर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं छोटी सी एक एग्जांपल आप लोगों को लेकर देखूं तो जैसे लाइट मेरे पास में जा रही है तो लाइट को एक जगह से दूसरा जब हम इसको कपल करना चाह रहे हैं तो वहां पर हम इस फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। यानी कि ये मेरे पास में ऑप्टिकल फाइबर है और ये दूसरा ऑप्टिकल फाइबर है। जब हम इनको कनेक्ट करने के लिए कपलर का यूज़ करते हैं तो एज ए कपलर भी हम इसका डायोड का यहाँ पर जो एलईडी है उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो छोटी छोटी इसकी एप्लीकेशन थी, डायोड आपकी एलईडी जो थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम डायोड के बारे में बात करते हैं अभी। नेक्स्ट डायोड पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर में कैसे बनते हैं उनको भी यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ। पहला जो क्वेश्चन मेरे पास में बनेगा वो आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है कि मेरे पास में गैलियम आर्सेनाइड की जो एलईडी है, ठीक है, ऑपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर का मतलब है कि 300 केल्विन पर मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएटेड लाइट, जो यहाँ पर रेडिएटेड लाइट है उसकी आप लोगों से वेवलेंथ के बारे में पूछा है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। तो गैलियम आर्सेनाइड का आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी रूम टेम्परेचर पर होता है तो स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग को याद रखना है कि गैलियम आर्सेनाइड यानी कि जो ये डायोड है इसका जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप मतलब जो डायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ईजी की वैल्यू जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसकी वैल्यू होती है मेरे पास में 1.43 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर में बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है यार, ये बार बार आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर में पूछी जाएगी ये, तो आप लोग को ये वैल्यू बिल्कुल याद रख लेनी है। अगर नहीं भी गिवन है आपके क्वेश्चन में तो आपको अप्रोच ये कर लेनी है। अब दूसरी हम बात करें कि मेरे पास में लैम्डा जो मेरे को निकालना है, तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है भाई, ये होता है मेरे पास में 1.24 डिवाइडेड बाई ईजी, यही तो गिवन था, और 1.24 डिवाइडेड बाई आप लोग इसकी वैल्यू रखें 1.43। जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 0.867 माइक्रोमीटर। ये वैल्यू आप लोग के पास में आ जाएगी, यानी इतनी वेवलेंथ जो है हमारे पास में लाइट एमिट कर रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास में जो लाइट है वो किस रेंज के अंदर में यहाँ पर आप लोग जो रिलीज कर रही है। एक चीज़ इसके अंदर में वेवलेंथ की हम बात करें तो वेवलेंथ यहाँ पर हमारे पास में विजिबल रीजन के अंदर में तो ये लाइट कर नहीं रहे, तो हमारे पास में किस रीजन में करेगी, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर में हमारी लाइट जो है यहाँ पर रिलीज कर रही होगी। यानी कि हम जो एमिटेड लाइट रहेगी वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर में रहने वाली, क्योंकि अगर ये विजिबल रीजन के अंदर में होती है 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास जो मेरे पास में लाई कर रही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है, एक ग्रीन कलर की मेरे पास में एलईडी है जो कि एमिट कर रही है लाइट, जिसकी वेवलेंथ मेरे पास में गिवन है। पहली चीज़ तो आप लोग को ये ध्यान रखना, कौन सा बोला है मैंने बोला है कि इसके अंदर में ग्रीन लाइट है जो एमिट, ये मेरे पास में एक डायोड है, एलईडी है जो ग्रीन लाइट एमिट कर रही है, और इसकी वेवलेंथ जो इसने गिवन है, जो यहाँ पर वेवलेंथ मेरे पास में आ रही होगी दैट विल इक्वल टू 5490 एंगस्ट्रॉन मेरे पास में गिवन है। फाइंड द एनर्जी गैप ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहाँ पर आप लोगों से पूछा है ईजी के बारे में पूछा है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। चलिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, जो वैल्यूज़ आप लोगों को पता है सारी, फॉर्मूला मेरे को पता है कि जब भी हम वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला मेरे पास में होता है 1.24 डिवाइडेड बाई ईजी होता है। तो ईजी निकालने के लिए बोला है, और जो यहाँ पर वेवलेंथ आपके पास में आती है वो किस में होती है, माइक्रोमीटर के अंदर में निकल के आती है। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करते हुए चलेंगे तो मेरे पास में ईजी जो वैल्यू होगी जब भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, अगर ये माइक्रोमीटर के अंदर में मैं इसको पुट डाउन करूँगा तो 1.24 ये मेरे पास में होगी, और जब इसको माइक्रोमीटर के अंदर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू में 10⁻⁻⁴ मेरे पास में आ जाएगी। क्योंकि एंगस्ट्रॉन में मेरे पास में कितना होता है, एंगस्ट्रॉन के अंदर में होता है भाई मेरे पास में 10⁻⁻10 होता है, और जो माइक्रोमीटर होता है तो इसके अंदर में -6 होता है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे दैन यू विल गेट 10⁻⁴ मेरे पास में आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों के पास में रिप्रेजेंट करी है कि ये तो मेरे पास में वैल्यू जो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में गिवन 5490 है, और ये 10⁻⁴ मेरे पास में कहाँ से आ जाएगा, जब मैं इसको एंगस्ट्रॉन से किस में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पर माइक्रोमीटर के अंदर में कन्वर्ट करेंगे, और जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो एनर्जी लेवल आएगा दैट विल इक्वल टू 2.26 इंटू
इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर सही है, और नहीं आ रहा है तो भाई आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ईजी था, सॉरी जो वेवलेंथ थी मेरे पास में वो आपकी एंगस्ट्रॉन के अंदर में गिवन थी, आपको उसको जो माइक्रोमीटर है उसके अंदर में कन्वर्ट करेंगे केवल और केवल, तभी आप ये फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो अभी थोड़ा समय है तो और थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास में डायोड आएगी, जिसको आप लोग जानते हैं टनल डायोड के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है भाई ये। जब हम माइक्रोवेव पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको स्टडी करते हैं, और टनल डायोड का यहाँ पर भी आप लोगों के पास में इसका एक इंट्रोडक्शन है, तो आपको अच्छे से समझना है क्या टनल डायोड होती है। देखिए टनल डायोड का दूसरा जो नाम होता है इसको हम जानते हैं ESAKI, साकी डायोड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायोड जो होते हैं बहुत हैविली डोप्ड होते हैं। तो आपको क्या यूज़ करना है, आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या किस तरह के सिंबल इसके अंदर में यूज़ करने होते हैं। जब भी P अगर मेरे पास में हाईली डोप है तो P प्लस उसके अंदर में लगा दूंगा, N हाईली डोप है तो मैं यहाँ पर N प्लस लगा दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैसे हमने डोपिंग इसके अंदर में कर दिया, यानी कि हाईली डोप इसके अंदर में कर दिया गया है। और ये डोपिंग का जो रेशियो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 1:10⁻³ आप लोग को यूज़ करनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, यही आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इन्हीं को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट, अब आप इसके अंदर में समझ चुके होंगे कि मैंने जो यहाँ पर डोपिंग बहुत हाई लेवल पर कर दी है, तो इससे क्या मेरे पास में रिजल्ट निकल के आएगा। तो मैं जब डायोड आप लोग को पढ़ा रहा था तो आपको एक छोटी सी चीज़ मैंने बार बार रिवाइज करवाई थी कि जो विड्थ होती है भाई वो हमारे पास में डिपेंड करती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट डोपिंग के। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी उस समय पे, और यहाँ से आप उसके क्लैरिटी के साथ में समझ भी पा रहे होंगे भाई यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि अगर मैंने डोपिंग को इंक्रीज कर दिया तो विड्थ जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मेरे पास में डायोड जो थी, अगर इसकी विड्थ जो यहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट करते थे, ये मेरे पास में W विड्थ हुआ करती थी, और ये मेरे पास में जंक्शन जो था यानी कि P टाइप में और N टाइप में जो इसका अंदर जा चुकी है, ये इसके लेयर इसके अंदर में जा चुकी है P टाइप में और N टाइप के अंदर में, मैं हैवली डोप करता हूँ तो ये जो लेयर पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी अब ये सिकुड़ के थोड़ी छोटी हो जाएगी, यानी कि ये इसकी विड्थ जो है वो नैरो हो जाएगी। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर एक मिल गया है कि भाई जब भी हम हैवली डोप करते हैं तो हैवली डोप करने से जो PN जो जंक्शन है वो मेरे पास में कम हो जाता है, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। बस इसी नैरो वर्ड का पूरे टनल डायोड के अंदर में खेल है। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी कि नैरो जो यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ किया है उसका क्या मतलब रहेगा, क्यों हमने इसका इस वर्ड के ऊपर में मैंने एम्फेसिस डालने की कोशिश करी है। चलिए उसको बारे में बात करेंगे। अब चौथी इसके अंदर प्रॉपर्टी जो आप लोग को याद रखनी है कि जो इसकी विड्थ रहेगी, यानी कि टिपिकली अगर वैल्यू आप लोग को दूँ मैं, तो इसकी जो होती है वो लगभग 100 एंगस्ट्रॉन और मेरे पास में 200 एंगस्ट्रॉन के आसपास में रहती है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी तेज़ी से इस डायोड के जंक्शन से निकल जाएंगे, यानी कि अगर मेरे पास में जंक्शन है तो यहाँ से जब वो निकलेंगे तो इतनी फास्ट यहाँ से निकल जाएंगे कि रेजिस्टेंस जो होगा मेरे पास में वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। बहुत तेज़ी के साथ में निकलेंगे तो वो क्या कहेंगे कि हमने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने से हमारे पास में क्या हो रहा है कि उसकी जो वैल्यू है यानी कि रेजिस्टेंस जो मेरे पास में है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो कहेंगे कि जो टनल डायोड्स होती हैं वो किस तरह का रेजिस्टेंस बिहेवियर शो करती हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि टनल डायोड के पास में किस तरह का बिहेवियर होता है, दे हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसी के लिए ज़्यादा बार ये जानी जाती है, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए ये जो होते हैं वो जाने जाते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, इस जो वर्ड था यानी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस का जो यूज़ है जो हमारे पास में होगा, इसका हमारे लिए बेनिफिट कहाँ पर होगा, इसका बेनिफिट हमें जब होता है जब हम कोई भी स्विचिंग सर्किट्स पढ़ते हैं, स्विच वगैरह के लिए जब हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम ऑन करवाते हैं या फिर किसी स्विच को हम ऑफ करवाते हैं तो वहाँ पर इसका हम यूज़ करेंगे। तो स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में हम टनल डायोड का यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है इसके अंदर में। पहले पॉइंट इसके अंदर में हमने हैविली डोप कर रखा है इसको। दूसरा, इसकी विड्थ जो होती है बहुत नैरो होती है। नैरो होने से क्या होगा, जो भी मेरे पास में चार्ज पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ में इससे निकल जाएंगे, यानी कि वो नेगेटिव रेजिस्टेंस उसके लिए दे रहा होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम उसके साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस डायोड को जो है मेरे पास में कोई सिंबल तो होना चाहिए। जैसे मैंने एलईडी जो था, एलईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था कि आप नॉर्मल एलईडी बताओ और उसके ऊपर में क्या कर दो, एक लाइट का इस तरह का फॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट कर दो, एक वेव की तरह आप रिप्रेजेंट कर दो, तो कहेंगे कि मेरे पास में एलईडी रिप्रेजेंट कर दी गई है। उसी तरह से जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जब जो टनल डायोड होती है, टनल डायोड का स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है उसका आप यूज़ करेंगे। ये मेरे पास में ट्रेंगुलर फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसके आगे कुछ इस तरह का ये एक
ब्रैकेट टाइप लगा देंगे, तो ये मेरे पास में क्या बन जाती है, टनल डायोड बन जाती है। टनल डायोड का ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। चलिए यहाँ तक आपको आई होगी समझ। अब मान लो मेरे पास में सर्किट के अंदर में मुझे इसको यूज़ करना पड़ गया, जब मैं एनालॉग सर्किट एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर मुझे इसका यूज़ करना पड़ गया, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, यानी कि मुझे इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए। और इक्विवेलेंट जब हम इसके सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट सर्किट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में स्विचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो स्विचिंग के लिए हमें यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट विल बी दैट विल रिप्रेजेंट विल रेजिस्टेंस आएगा मेरे पास में, फिर एक इंडक्टर के थ्रू हम यूज़ करेंगे, और फिर मेरे पास में एक कैपेसिटर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये मेरे पास में एक सर्किट बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर इसके साथ में हमारे पास में एक रेजिस्टेंस जो आएगा कैपेसिटर के पैरेलल में आ जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और इसको -R से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यूज आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में गिवन होगी। अगर कोई आप लोगों से टिपिकल वैल्यू पूछ ले कि ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसकी टिपिकल वैल्यू मेरे पास में क्या रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू -30 ओम के आसपास में ये वैल्यू जो है वो रहने वाली। ये मेरे पास में R, ये L, ये मेरे पास में C। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि स्विचिंग के लिए बहुत फास्ट हमारे पास में ये यूज कर पा रहे होंगे। ओके, तो ये उसकी दूसरी एडवांटेज क्या है कि ये अपने आप में क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ के अंदर में। नेक्स्ट, फैब्रिकेट करना इनको बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा, हमारे पास में इकोनॉमिकल डिवाइस है, यानी कि ज़्यादा हमें इनको खर्चा नहीं करना होता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर में लो नॉइज़ डिवाइस होते हैं। ये लो नॉइज़ यानी कि नॉइज़, देखो जब चार्ज पार्टिकल एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की तरफ मूव कर रहा होता है तो वहाँ पर इंटरनल एक नॉइज़ जनरेट हो जाती है। ओके, और टनल डायोड जो होती हैं उसके अंदर में वो नॉइज़ होते हैं बहुत लेस होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ में वहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर में ज़्यादा नॉइज़ जनरेट नहीं हो रही है। जो हमारे सिस्टम की यानी कि SNR रेशो, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, जब हम फाइंड आउट करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, देखिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारा एक दूसरे से कोरिलेट होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं आप उनको यहीं से पढ़ते हुए चलेंगे, तभी आप लोगों को सारी एक बेस तैयार होता चला जाता है उसके अंदर में। तो इसके अंदर में पावर, अगर लो नॉइज़ की बात करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होती है, इसकी जो पावर कंजप्शन होती है बहुत कम होती है, तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और हाई रेजिस्टेंस, अगर रेडिएशंस की बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि बाहर के जो रेडिएशंस इसको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर पा रही होती हैं, केवल इंटरनल जो इसके अंदर में करंट फ्लो कर रहा है उसी के थ्रू ये इंपैक्ट होती है, बाहर की रेडिएशंस का इनके ऊपर में इफेक्ट नहीं होता है। ये भी इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अब ये कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट होगा वो आप लोग अगर माइक्रोवेव पढ़ा है तो वहाँ पर हम दो जगह पर यूज़ करते हैं। तो UJT होता है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और गन डायोड्स होती हैं। उनके अंदर में भी हम कौन से कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, जो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट्स होते हैं उनको ही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन रेजिस्टेंस के जो हमारे पास में डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर में। अच्छा, अभी मैंने बात करी कि टनलिंग इफेक्ट इसके अंदर में आता है। अब टनलिंग इफेक्ट होता क्या है, देखिए टनलिंग इफेक्ट का मतलब है कि मान लो मेरे पास में जो PN जंक्शन है मेरे पास, इसको मैंने हैवीली डोप किया है, ये मेरे पास में PN है और ये मेरे पास में N जंक्शन है, दोनों को मैंने बहुत हैवीली डोप किया है। तो जब इसके अंदर में देखा जाता है कि जो ओरिजिनली मेरे पास में जो वेवलेंथ होगी, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास में लेंथ है इन दोनों की, वो जो यहाँ पर विड्थ आपकी बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं अगर मैं लाइट की जो वेवलेंथ होती है, लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास में होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और जो वेवलेंथ का हमारे पास में, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, वेवलेंथ दैट विल बी इक्वल टू दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से हम इसकी वेवलेंथ फाइंड करते हैं, तो हमें ये पता लगता है इसके अंदर में कि जो इसकी वेवलेंथ है, यानी कि जो ये विड्थ जो मेरे पास में W जो है, ये जो विड्थ है वो 1/50 टाइम है, वो 1/50 टाइम है किसकी, जो लाइट है। तो अब क्या करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर होल है मेरे पास में, तो इतनी तेजी के साथ में इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट, आप बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ पर क्या कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा। और मूव कर गया तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, एक टनल की तरह मूव कर गया, यानी कि एक उसके अंदर में क्या हो गया, जैसे टनल के अंदर में बहुत तेज़ी के साथ में, अगर मैं ये मान लो मेरे पास में टनल है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, अगर छोटी सी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, यहाँ पर फैन लगा दिया, तो जो एयर इसके अंदर में जाएगी बहुत तेज़ी के साथ में, क्योंकि उसके पास में डिसिपेट होने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है, वो सारी की सारी एयर मेरे पास में एक पिस्टन इफेक्ट यहाँ पर डालेगी, और पिस्टन इफेक्ट डालते हुए बाहर की साइड में निकल जाएगी। उसी तरह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा या जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो यहाँ से चलना शुरू करेगा और बहुत तेज़ी के साथ में इस जंक्शन को यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम टनलिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो टनलिंग आपको इफेक्ट समझ में आया होगा कि जैसे मैंने विड्थ को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो विड्थ कम होने से क्या हो गया, वहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो लाइट की स्पीड से यहाँ पर इसके अंदर से क्रॉस हो जाते हैं, जिसके कारण में जो हमारे पास में जो डिवाइस होता है वो एक नेगेटिव रेजिस्टेंस इसके लिए डेवलप कर देता है। और नेगेटिव रेजिस्टेंस डेवलप होने से हमारे लिए क्या फ़ायदा हो गया कि जो स्विचिंग टाइम है वो हमारे पास में कम हो जाता है, यानी कि स्विचिंग आप ऑन और ऑफ किसी भी स्विच का बहुत जल्दी
कर सकते हैं। ओके, चलिए। हाँ, अगर आप लोग से ये पूछ लिया जाए कि क्या वाक्यों में इसके अंदर में टनल होती है, जी नहीं, टनल होती नहीं है। हमने एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट यहाँ पर समझा है कि वहाँ पर एक टनल डेवलप हो जाती है। टनल डेवलप का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो बहुत तेजी के साथ में उसके अंदर से मूव कर जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर एक्चुअल में कोई भी टनल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब देखो, अब यहाँ पर इसकी जो करेक्टरिस्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम बोलें कि वी आई करेक्टरिस्टिक। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने वी आई करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करना हूँ तो ये मेरे पास में मान लो वी आई का एक ग्राफ बना रहा है, यहाँ पर मेरे पास में आई एफ करंट है। अच्छा, टनल का मेरे पास में स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टनल डायोड। और यहाँ पर मैंने इसके वोल्टेज लगा दिया वी वोल्टेज, यहाँ पर हम इसको जो लगा रहे हैं, और मैं इसको इंक्रीज करता हुआ चलूंगा इसके अंदर में। तो ये वी वोल्टेज हो गई है। अब होगा क्या, पहले मैं इसके अंदर में नेगेटिव रेजिस्टेंस को लेकर बात करूंगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अच्छा जी, अब मैं मान लो नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव वोल्टेज दे रहा हूं, तो नेगेटिव वोल्टेज जब हम किसी भी डायोड को दे रहे होते हैं, चाहे मेरे पास में एलईडी हो या फिर मेरे पास में टनल डायोड हो, तो वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रही होती है। और नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रही है तो मेरे पास में जो करंट आ रहा होगा वो कुछ इस तरह से इसके अंदर में आएगा, सैचुरेट करंट रहा होगा। ठीक है, अब ये जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ा रहे होंगे, जैसे ये इसके अंदर फॉरवर्ड रीजन के अंदर में आएगी, तो फॉरवर्ड रीजन के अंदर में आने के बाद में नॉर्मल डायोड जो ओमिक रीजन की तरह बिहेव करे, यानी कि जो मेरे पास में एक एक्टिव रेजिस्टेंस होते हैं या फिर हम बोले कि लीनियर डिवाइसेज होती हैं, उनकी तरफ फॉलो करेगा, और करंट जो हो यहाँ से फ्लो करता चलेगा। इसके अंदर से करंट जो है वो नॉर्मल इसके अंदर में बिहेव करेगी। नॉर्मल डायोड, नॉर्मल जो मेरे पास में एक्टिव जो डिवाइसेज, पैसिव डिवाइसेज होते हैं, लीनियर डिवाइस होते हैं, उनकी तरफ फ्लो करेगा और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा। और यहाँ पर एक करंट जो इसके अंदर मैक्सिमम करंट होगा, जिसको हम बोलते हैं पीक करंट, यानी कि आई पी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक मैक्सिमम पीक पर ये पहुंचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर में वोल्टेज, यहाँ देखो नीचे वोल्टेज में इसके अंदर में जो है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम इसके अंदर में इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो जिस वोल्टेज के ऊपर में ये पीक दे रहा है, तो हम बोलते हैं इसको पीक वोल्टेज, यानी कि हम इसके अंदर में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। पहले मान लो मैंने 1 बढ़ाई, फिर 2, 3, 4, इस तरह से मैं इंक्रीज करता हुआ जा रहा हूँ। तो ये नॉर्मल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि एक मेरे पास में लीनियर डिवाइस की तरह काम करेगा, और उसके अंदर से करंट डायरेक्टली फ्लो करता चला जाएगा, जो कि मेरे पास में ओम लॉ को फॉलो करेगा। अब ये जब पीक पर पहुंच जाता है तो उस पॉइंट पर इसके अंदर में ट्विस्ट आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ में ये अपना बिहेवियर जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला शो करना शुरू कर देगा, यानी कि यहाँ से क्या करेगा, इसका करंट जो होगा वो मेरे पास में जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा ये डिक्रीज होता यहाँ पर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा। और जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा तो जहां पर ये नीचे पहुंचा है, इसको हम बोलेंगे, जब ये मैक्सिमम नीचे पहुंच गया है तो इस पॉइंट को बोलते हैं वोल्टेज वैली पॉइंट बोलते हैं हम इसको। फिर हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को दोबारा से और इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में यहाँ पर जो डायोड है वो मेरे पास में एक्सपोनेंशियली अपना जो करंट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, जो यहाँ पर आप लोगों को बताए गए हैं 3 रीजन मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। पहला रीजन ये हो गया, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा रीजन है मेरे पास में, इसको हम बोलते हैं ओमिक रीजन। कौन सा रीजन है भाई, ये ओमिक रीजन है। कहाँ तक, जब हम 0 से और वीपी वोल्टेज तक दिया, यानी कि मेरे पास में जो पीक करंट मेरे पास में आ गया, पीक वोल्टेज आप लोग बोल सकते हैं, वहां तक ये करंट गया, वहां पर आपके पास में ये वीपी आप रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरा जो रीजन मेरे पास में था ये वाला, तो हम इस रीजन को बात करूं मैं, ये वाला, इससे इधर वाला, तो ये मेरे पास में कौन सा होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जो सर्किट है वो कैसा रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा, जो टनल डायोड है किस तरह का जो बिहेवियर शो कर रही होगी, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस यहाँ पर शो कर रही होगी, जिसका हमें यूज़ करना है स्विचिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास में जो रीजन है, ये नॉर्मल जो मेरे पास में डायोड है, या फिर आप बोल दो कि जो डायोड हमारे पास में इंक्रीज कर रही होती है, करंट जो हम देते हैं आई एफ फॉरवर्ड करंट होता है, जिसको आप देते हैं आई एस ई वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी से देते हैं, ईटा वी नोट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग इसके अंदर में करंट जो फाइंड करें ईटा वी टी, यहाँ पर आप उसको यूज़ करते हैं। तो मेरे पास में जो करंट जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक एक्सपोनेंशियल बन रहा है, तो एक्सपोनेंशियल रीजन यहाँ पर लोग इसके पास में बन जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल करंट मेरे पास में यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एक्सपोनेंशियल करंट आ रहा होगा। अब देखो ये 3 रीजन मेरे पास में आ गए, एक मेरे पास में हो गया पीक हो गया, और एक मेरे पास में वैली हो गया। तो आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये होता है कि मैक्सिमम करंट जो है किस वोल्टेज पर होता है, तो मैक्सिमम करंट जो इसके अंदर फॉलो करेगा वो पीक वोल्टेज पर करेगा। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि वैली जो है उसके ऊपर में क्या होगा, मिनिमम करंट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ऑन सिचुएशन होती है वो कब होती है। तो ऑन सिचुएशन मेरे पास में सर्किट की होती है जब उसके पास में वीपी वोल्टेज होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये मेरे पास में ऑन स्टेट है।
और जैसे ये वोल्टेज मेरा जो इस वैल्यू पर आएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगा, टनल डायोड का यही सबसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर में, तो ये मेरे पास में ऑफ स्टेट आ जाएगी। तो ये मेरे पास ऑन स्टेट है और ये मेरे पास में ऑफ स्टेट, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब देखो ये मेरे पास नेक्स्ट जो आ जाएगी यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, और ये नॉर्मल हमारे पास में जो नॉर्मल डायोड होती है उसकी तरह यहाँ से बिहेव करना शुरू कर देती है। तो जो मेरे पास में टनल डायोड होती है वो किस रीजन में भी हमें ऑपरेट करना होता है, तो हमारी जो टनल डायोड होती है वो मैक्सिमम क्या, वो हमेशा और हमेशा इसी रीजन के अंदर में यूज़ करनी होती है, यानी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस वाले रीजन में ही मुझे अपनी डायोड को ऑपरेट करना होता है। ठीक है, अब इसके कहाँ कहाँ पर एडवांटेज होती है, कहाँ किस इससे मैं क्या क्या डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो इसका यूज़ करते हुए हम पहली चीज़ जो इसके अंदर में डिज़ाइन करते हैं वो एप्लीकेशन इसकी बात करूँ तो माइक्रोवेव जो ऑसिलेटर्स होते हैं उनका हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। दूसरा इसके अंदर में हम यूज़ करते हैं जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होते हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होते हैं, उनका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसके अंदर में क्या किया जाता है, ये कुछ इस तरह के जो सीसा जो वेव फॉर्म होती हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हमारे पास में टनल डायोड होती हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं और किस रीजन के अंदर में हमें यूज़ करना होता है। बस जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को इंटरेस्टिंग पॉइंट में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कोई भी एक वोल्टेज है, मान लो यहाँ से मेरे पास में कोई पर्टिकुलर करंट है, ये करंट मैं कितनी बार अचीव कर सकता हूँ इस टनल डायोड के अंदर में। तो पहले आप जाओगे तो इस वोल्टेज के ऊपर में यहाँ पर भी आपको वही करंट मिलेगा, फिर आप जाओगे इस रीजन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर भी आपको वही करंट मिलेगा, फिर आप जाओगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर में भी आपको क्या मिलेगा, सेम करंट मिलेगा। यानी कि जैसा भी आपको चाहिए कि मान लो मेरे पास में लीनियर डिवाइस का यूज़ करते हुए चलाना है, तो मैं इस रीजन के अंदर में इतनी वोल्टेज दूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट V1 वोल्टेज। फिर मैं अगर मान लो मेरे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस के अंदर में चाहिए तो मैं V2 वोल्टेज दूंगा इसको। अगर मान लो मेरे पास में ये जो एक डायोड की तरह इसको बिहेव करवाना है, जो मेरे पास में नॉर्मल डायोड होती है तो उसकी तरह बिहेव करवाना है, तो मैं इसको V3 वोल्टेज दूंगा, तो मुझे वही करंट, या अगर मान लो मेरे पास में I करंट मुझे चाहिए तो मैं इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मल्टी लेवल आप इसके साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में हमारे पास में क्यू पॉइंट होती है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो क्यू पॉइंट इसका टनल डायोड का देखते हैं, जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास में नेगेटिव रीजन के अंदर में डिपेंड कर रहे होते हैं। ओके, अब अगर आपको एक ये पूछ लिया जाए कि बहुत अच्छी टनल डायोड बनानी है, तो बहुत अच्छी टनल डायोड बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास में जो बैंडविड्थ है, या फिर मैं बोलूँ कि जो IP/IV, ये IP/IV जो है, ये नीचे जो करंट आएगा यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा था, ये जो करंट जिसके ऊपर में ये जीरो हम बोल रहे थे कि ऑफ स्टेट हो गई है, तो ये जो रेशो होना है ये मेरे पास में लार्ज होना चाहिए। लार्ज इन द सेंस कि आप यहाँ से सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि जो पीक वोल्टेज है वो मेरे को ज़्यादा करंट पे मिलनी चाहिए, तो IP जो है मेरे पास में वो ज़्यादा मिलना चाहिए और IV मेरे को कम मिलना चाहिए। तो वहीं पर ये जो इन दोनों का रेशियो जो आने वाला है वो आपका बड़ा होना चाहिए। दूसरी आप लोगों को अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो VP और V जो वैल्यू वोल्टेज है इनके बीच में पीक और इनकी वोल्टेज, अगर ये बैंड मेरे पास में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास में ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा, और मुझे यही ज़रूरत है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर में नेगेटिव रेजिस्टेंस डेवलप कर लूँ। तो आप ये बोल सकते हैं कि VP माइनस VV की वैल्यू जो मेरे पास में वो लार्जर होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप लोग ये समझ पाए होंगे कि ये जो वोल्टेज है, यानी कि ये जो मेरे पास में नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है वो बढ़ जाएगा अगर मैं इसकी वोल्टेज को इन दोनों के बीच के गैप को जो है वो बढ़ा देता हूँ। और लास्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन बनता है उसके अंदर में ये पूछ लिया जाए कि भाई ठीक है, आप लोगों ने इतनी कहानी तो पढ़ ली कि जो टनल डायोड है ये सिंपल हो गया, ये किस तरह हाईली डोप होती हैं, आखिर बनती किसकी हैं, तो सिंपल सा आंसर भाई गैलियम आर्सेनाइड की मेरे पास में क्या बनती है, डायोड्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम पोर्शन मैंने आप लोगों को कवर कर दिया है जो टाइप्स ऑफ डायोड्स को लेके था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में जीनर डायोड है। जीनर डायोड को भी हम जब BJT शुरू करूँगा तो उससे पहले आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू।